छोटा सा गांव था, बक्सीगंज, जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से और शाम में चौपाल पर हंसी की गुड़गुड़ाहट से होती थी। इसी गांव में एक घर था जिसे लोग दीनानाथ की हवेली कहते थे। स्वर्गीय दीनानाथ जी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और लखन। रामू सबसे बड़ा, पिता की तरह ही गंभीर और जिम्मेदार। श्यामू मंझला, थोड़ा चतुर, दुनियादारी में तेज और अपनी पत्नी की बातों में जल्दी आने वाला। और ये था लखन, सबसे छोटा, बिल्कुल एक कच्चे घड़े की तरह, निश्चल, मासूम और पूरे परिवार की जान। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था और हवेली के आंगन में जैसे ज्वालामुखियों के फटने की तैयारी हो रही थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि लखन ने शामू की गाय के लिए रामू के हिस्से वाले छप्पर से थोड़ा सा चारा निकाल लिया था। बस इसी बात पर महाभारत शुरू हो गई। भैया, बहुत हो गया ये रोज रोज का नाटक। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज बात चारे की है, कल को तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारी हवा में सांस ले ली। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और बात खत्म। हिस्सा? किस चीज का हिस्सा शामू? बापू ने हमें एक मुट्ठी की तरह रहना सिखाया था और तू आज इस घर के टुकड़े करना चाहता है? मुट्ठी में उंगलियां घुटने लगे तो मुट्ठी खोल देनी चाहिए रामू भैया। मुझे मेरा हिस्सा दो। जमीन, जायदाद, घर, गाय और शेरू, सबका आज ही हिसाब होगा। रामू भैया, ऐसा मत करो, बापू की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। मैं कभी भी चारा नहीं दूंगा गाय को, मैं खुद भूखा रह लूंगा, पर घर को मत तोड़ो। श्यामू भैया, रामू भैया, मेरी खातिर मान जाओ ना। नहीं लखन, अब जो धागा टूट ही गया है उसमें गांठ बांधने से क्या फायदा। ठीक है श्यामू, अगर तेरी यही मर्जी है तो कल ही पंचायत बैठेगी। जो तेरा है तू ले जा। रामू के ये शब्द हवेली की पुरानी दीवारों से टकराए और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लखन फूट फूट कर रोने लगा। जो आंगन कभी 3 भाइयों की ठहाकों से गूंजता था, आज वहां बंटवारे की मनहूस खामोशी छा गई थी। अगले दिन गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सरपंच जी ने अपनी चश्मा नाक पर टिकाया और दीनानाथ जी का पुराना बक्सा खोला, जिसमें उन्होंने अपनी वसीयत रखी थी। सबको लगा कि जमीन के 3 टुकड़े होंगे और कहानी खत्म। लेकिन दीनानाथ जी तो मरने के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं भूले थे। अरे, एक क्या लिखा है दीनानाथ भाई ने? सुनो तीनों भाइयों, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने लिखा है कि हवेली और जमीन का बंटवारा तब तक नहीं हो सकता जब तक घर की बाकी चल संपत्तियों का बंटवारा ना हो जाए। हाँ तो कर दो ना बराबर। जो भी है घर में 3 हिस्से लगा दो सरपंच जी, इसमें सोचना क्या है। बात इतनी सीधी नहीं है श्यामू। वसीयत में लिखा है कि बंटवारा लॉटरी के सिस्टम से होगा। जो पर्ची जिसके नाम निकलेगी वो चीज उसकी, और उसका इस्तेमाल दूसरा भाई नहीं कर सकेगा। पंचायत में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसा बंटवारा था? फिर पर्चियां बनाई गईं। सबसे पहली बारी आई घर की इकलौती गाय गौरी की। पर्ची निकली। गौरी की आगे का हिस्सा मुंह और धड़ लखन का, बीच का हिस्सा श्यामू का और पीछे का हिस्सा जहाँ से दूध निकलता है वो रामू का। ये हुई ना बात। मैं तो बीच का हिस्सा लेकर मजे करूंगा। चारा खिलाने की जिम्मेदारी लखन की और दूध निकालने की जिम्मेदारी रामू की। मुझे तो बस गोबर साफ करना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगा। पर सरपंच जी, गौरी मेरी बात सुनती है। अगर रामू भैया दूध निकालने गए और उसने सींग मार दिया तो? और रामू की समस्या है लखन। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। अगली पर्ची थी घर के पुराने चौकीदार कुत्ते शेरू की। शेरू का आगे का हिस्सा श्यामू का, पीछे का हिस्सा लखन का और बीच का हिस्सा रामू का। अरे नहीं, कुत्ता आगे से भौंकता है और पीछे से दुम हिलाता है। मुझे क्या आगे वाले हिस्से को रोटी खिलानी पड़ेगी और ये लखन मुफ्त में उसके साथ खेलेगा? और अगर शेरू ने किसी को काट लिया तो हर जाना भी तेरे आगे वाले हिस्से को, यानी तुझे ही भरना पड़ेगा शामू। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। कुछ हंसी गूंजी, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी,
क्योंकि अगली पर्ची ने सभी के चेहरों का रंग उड़ा दिया। सरपंच जी ने बक्से से एक छोटी सी लाल डिब्बी निकाली। उसे खोलते ही तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें उनकी स्वर्गीय माँ के सोने के कंगन थे। कंगन तो 2 था और भाई 3। वसीयत के हिसाब से इसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई 2 भाई इसे रख सकते हैं या इसे बेचकर पैसा बांटा जाएगा। बेच दो ये, वैसे भी पुराने डिजाइन के हैं, कौन पहनेगा? खबरदार, जो किसी ने माँ की निशानी को हाथ भी लगाया, मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ। रामू भैया और श्यामू भैया, तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को एक एक कंगन दे दो, लेकिन यह घर से बाहर नहीं जाएगी। पागल है तू? तेरा हक है इस पर। ठीक है, अगर लखन नहीं लेना चाहता तो हम दोनों बांट लेते हैं। लखन के इस त्याग ने रामू के दिल को चीर कर रख दिया, लेकिन श्यामू की आंखों पर अभी भी स्वार्थ की पट्टी बंधी थी। आधी चीजें बंट चुकी थीं। घर के बीचों बीच ईंटों की दीवार खड़ी कर दी गई थी। 3 भाई जो कभी एक थाली में खाते थे, आज 3 अलग अलग चूल्हों पर अपनी अपनी रोटियां सेंक रहे थे। 1 महीने बीत गए। बंटवारे के अजीबोगरीब नियमों ने भाइयों की नाक में दम कर दिया था। लखन गौरी को चारा खिलाता और रामू दूध निकालता, लेकिन जब रामू दूध निकालता तो श्यामू जानबूझकर गौरी को चिढ़ाता, जिससे गौरी छटपटाती और रामू के हिस्से का दूध गिर जाता। घर में रोज एक नया तमाशा होता, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जमीन के पीछे वाले हिस्से की बात आई, जहां सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ मेरी जमीन के हिस्से में आता है। मैं इसे कटवाकर इसकी लकड़ी बेचूंगा। शहर में इसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं। नहीं श्यामू भैया, इस पेड़ ने बापू को छांव दी है। बचपन में हम इसकी डालियों पर झूला झूलते थे। यह पेड़ नहीं, हमारे घर का बुजुर्ग है। तुम इसे नहीं काट सकते। हट जा यहाँ से लखन, बचपन गया भाड़ में। मुझे पैसे चाहिए। श्यामू, होश में आ। लखन पर हाथ मत उठा, और ये पेड़ नहीं कटेगा। कटेगा, ये मेरी जमीन पर है। जैसे ही श्यामू ने कुल्हाड़ी उठाई, कुल्हाड़ी की धार पेड़ की जड़ के पास की जमीन पर लगी। अचानक एक आवाज आई। तीनों भाई ठिठक गए। श्यामू ने कुल्हाड़ी किनारे फेंकी और मिट्टी हटाने लगा। जैसे जैसे मिट्टी हटी, वहां एक जंग लगा हुआ लोहे का बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। खजाना! बापू ने जरूर जमीन के नीचे खजाना गाड़ा होगा। ये मेरी जमीन में निकला है तो ये मेरा हुआ। जबान संभाल श्यामू, ये बापू का संदूक है। इस पर हम तीनों का हक है। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, बस उस पेड़ को मत काटो। गांव के लोग फिर इकट्ठा हो गए। संदूक को आंगन में लाया गया। सबका दिल धड़क रहा था कि अंदर कितने सोने के सिक्के या जेवरात होंगे। भारी हथौड़े से संदूक का ताला तोड़ा गया। संदूक का ढक्कन खुला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। वहां कोई सोना चांदी नहीं था। अंदर एक पुरानी फटी हुई सूती धोती थी, एक मिट्टी का खिलौना था, एक टूटी हुई स्लेट थी और कुछ पुराने पीले पड़ चुके खत थे। ये क्या कबाड़ है? बापू ने खजाने के नाम पर ये कचरा छुपा कर रखा था। कचड़ा नहीं है श्यामू, रुको। ये पत्र दीनानाथ जी की लिखाई में है। सुनो उन्होंने क्या लिखा है। मेरे बच्चों रामू, श्यामू और मेरे छोटे लखन, अगर तुम इस संदूक तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम लोग बंटवारा कर रहे हो और उस पुराने बरगद को काटने की नौबत आ गई है। मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग लड़ोगे। बेटा श्यामू, ये जो मिट्टी का खिलौना इस संदूक में है ना, ये तब का है जब तू 5 साल का था। तुझे मेले में ये घोड़ा चाहिए था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो तेरे बड़े भाई रामू ने अपनी गुल्लक तोड़कर तुझे ये दिलाया था। याद है तुझे? और रामू, ये टूटी हुई स्लेट तेरी है। जब तू पहली बार स्कूल गया था तो श्यामू ने इसे गलती से तोड़ दिया था। तूने उसे पीटने के बजाय कहा था, कोई बात नहीं बापू, मैं आधी स्लेट पर ही लिख लूंगा, पर श्यामू को मत डांटना। और ये सूती धोती,
ये तुम्हारे लखन ने अपनी पहली कमाई से मेरे लिए खरीदी थी। उसने 1 महीने तक भूखे पेट मजदूरी की थी, सिर्फ इसलिए कि सर्दियों में मेरे घुटने ना कांपे। सरपंच जी की आवाज जैसे रुक सी गई थी। पूरे आंगन में सन्नाटा था, सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरे बेटों, मैंने तुम्हें ये हवेली, ये जमीन नहीं दी है। मैंने तुम्हें एक दूसरे के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी थी। एक भाई दूसरे भाई का हाथ पकड़कर चले तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो मैंने अपनी वसीयत का आखिरी हिस्सा सरपंच जी को दे रखा है। सरपंच जी, कृपया वसीयत का आखिरी पन्ना पढ़िए। सभी लोगों की नजरें सरपंच जी पर टिक गईं। दीनानाथ ने लिखा है, मेरी सारी संपत्ति, जमीन, हवेली और बैंक का सारा पैसा सिर्फ 2 भाइयों को मिलेगा। किसी एक को सारी संपत्ति त्याग देना होगा, नहीं तो मेरी यह सारी संपत्ति गांव के अनाथालय में दान कर दी जाएगी। ये सुनते ही जैसे बिजली गिर पड़ी। शामू की पत्नी राधा सन्न रह गई। पागल मत बनना, कोई अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा, सब अनाथालय चला जाएगा। जल्दी से कुछ करो। लाइए सरपंच जी, मैं अभी अंगूठा लगाता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये घर, ये जमीन, ये गोरी और ये शेरू सब मेरे रामू भैया और श्यामू भैया का है। मैं अनाथालय में कुछ भी नहीं जाने दूंगा। बापू की निशानी मेरे भाइयों के पास ही रहनी चाहिए। मुझे तो बस उस बरगद के नीचे सोने की जगह दे देना रामू भैया। लखन ने बिना एक पल की देरी किए, बिना किसी स्वार्थ के त्याग पत्र पर अपना अंगूठा लगा दिया। ये देखकर रामू और श्यामू के अंदर का इंसान जैसे गहरी नींद से जाग उठा। लखन, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे। अरे मैं अंधा हो गया था। दौलत की लालच में मुझे अपना ये मिट्टी का घोड़ा याद नहीं रहा। धिक्कार है मुझ पर। हमने तुझे क्या से क्या समझ लिया था छोटे। तूने आज साबित कर दिया कि दौलत से बड़ा प्यार होता है। बापू सही कहते थे, हम तीनों की जान एक ही है। भाड़ में गई ऐसी वसीयत। कोई बंटवारा नहीं होगा सरपंच जी। ये हवेली दीनानाथ की हवेली थी और हमेशा 3 भाइयों की हवेली रहेगी। हम साथ रहेंगे, एक चूल्हे पर खाएंगे। जो इस घर को तोड़ने की बात करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। उस शाम बक्सीगंज गांव ने एक ऐसा नजारा देखा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। आंगन के बीच खींची गई ईंटों की वो दीवार रामू और श्यामू ने मिलकर हथौड़े से तोड़ दी। लखन गौरी को चारा खिला रहा था और श्यामू खुद दूध निकाल रहा था। दीनानाथ जी की उस वसीयत ने बंटवारा नहीं किया था, बल्कि टूटते हुए रिश्तों में प्यार का ऐसा सीमेंट भर दिया था जिसे अब कोई स्वार्थ नहीं तोड़ सकता था। बरगद का पेड़ आज भी उसी शान से खड़ा है और उसकी छांव में आज भी 3 भाइयों की हंसी गूंजते हैं।